तो हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों। तो मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा मोदी जी वाला तो आज हम लोग माय नेम इज़ राहुल और एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो आप सारों को ये तो पता ही है। और जो हमारी जो पीडीएफ खुली हुई है, मैं फिर से उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। ये एग्रो स्टडी की है, जिनका इधर जो सर का नाम है अशोक कुमार धाकड़ जी। उनके जो नंबर है, आप किसी तरीके से कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं तो बड़ा ही बढ़िया मटेरियल दिया हुआ है इन्होंने स्टडी का। आप वहाँ पर जाकर स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। कोई चार्ज नहीं है। आप देखो और उस चीज़ से पढ़ो। ओनली फॉर पढ़ाई के लिए कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। अपना कोई पर्पज़ नहीं है। अपना सिर्फ ये पर्पज़ है कि आप लोग पढ़ लो, आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल मिल जाए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। आप यूट्यूब पर भी देखोगे कि आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो पूरी सीरियल वाइज नहीं मिलेंगी। सीरियल वाइज यानी कि बीच की एक क्लास गायब हो जाएगी, 2 क्लास गायब हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती। इस वजह से कुछ जो टॉपिक्स है वो छूट जाते हैं और एक फ्लो बना रहता है जिस टीचर का, वो टूटने पर वो चीज़ समझ नहीं आती बीच में। फिर किसी दूसरे टीचर की अगर पढ़ने जाए यूट्यूब के ऊपर तो वो नहीं आती। और मान लो 12th पास जिन्होंने कर रखी है और वो बच्चे मान लो डायरेक्ट बुक लेकर के आए हैं, तो बुक में डायरेक्ट समझ नहीं आता। और बुक में बहुत लंबा चौड़ी चीज़ें दी होती है कि इसमें ये है और वो और वो। अब ये जो नोट्स है, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। और मैं फिर से इनको सर को क्रेडिट देना चाहूँगा, अशोक कुमार जी धाकड़ को, जिनकी ये कोचिंग है। तो इनके जो नोट्स हैं हम बात करते हैं सबसे पहले। और देखो जी, आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है लाइसोमीटर। क्या है? लाइसोमीटर होता है। लाइसोमीटर क्या करता है? मृदा नमी को मापता है, मृदा की नमी को। और जो है लाइसोमीटर है वो मृदा की नमी को, और टेंशियोमीटर है वो भी मृदा की नमी को मापता है। भी 2 मीटर होते हैं। फिर है न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी, ये भी मृदा की नमी को मापता है। और जिप्सम ब्लॉक, ये भी क्या करता है? मृदा की नमी को ही मापता है। अब ये जो 4 मीटर हैं ये किसको नापते हैं? मृदा की नमी को नाप रहे हैं, तो ध्यान रखना। फिर बैरोमीटर वायुदाब को नापता है। फिर क्या है? थोड़ी सी मैं और बड़ी कर लेता हूँ स्क्रीन, आपको और सही दिखाई देगा। अब बात करें किसकी? पार्शियल फ्लूम या वेंचुरी मीटर की। तो क्या करता है? वेंचुरी जल प्रवाह को मापता है। रिफ्रैक्टोमीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके अंदर? जैम जेली बनाते टाइम। टीएसएस को नापता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। नहीं, रिफ्रैक्टोमीटर आपने वहाँ भी सुना होगा, और टोटल सोल्यूबल सॉलिड, हाँ वहीं सुना होगा। और ब्रिक्स हाइड्रोमीटर क्या कर सकता है? ये भी टीएसएस को ही मापता है। फिर ब्यूटायरोमीटर क्या कर सकता है? फैट को मापता है, मेजर करता है। तो ध्यान रख लेना, ये तो डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये 10th में भी, ये 12th में भी आते हैं, और जेट के अंदर भी आते हैं, आईसीआर वाले सवाल के अंदर भी आते हैं। और इसके अंदर भी प्रॉपर एज इट इज सवाल उठ करके आ सकता है कि बताओ वसा को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जा सकता है? तो ब्यूटायरोमीटर यूज होता है। फिर विंड स्कूप क्या कर सकता है? विंड स्कूप करेगा वायु की दिशा को या फिर वेग को। एनीमोमीटर क्या करेगा? वायु की गति को, भी कितने स्पीड में चल रही है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। विंड वेन क्या करता है? दिशा को। इसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ये, या फिर पूरा रखते हैं, चलो। फिर है ड्रोसोमीटर। ड्रोसो क्या करता है? ड्रोसो, नाम याद रखो, ओसो ओसो ओस। अरे भाई कहाँ चला गया? थोड़ा सा पीछे चला गया था। तो ड्रोसोमीटर, ड्रोसोमीटर क्या करता है? ओस को मेजर करने का। अल्टीमीटर ऊंचाई का, ऐसे अल्टीमीटर ऊंचाई मेजर करता है। फिर हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायु की नमी को। हाइग्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। और पानी किस में? वायु में। वायु में नमी कितनी है उसका मेजरमेंट कौन करेगा? हाइग्रोमीटर करेगा। हाइग्रो करता है। और हाइड्रो क्या करता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व। फोटोमीटर क्या करेगा? प्रकाश की तीव्रता। फोटो का मतलब, रेन गेज का मतलब वर्षा की मात्रा। रेन का मतलब बारिश, बारिश यानी कि वर्षा। प्लेनोमीटर यानी कि पत्ती की सतह या पत्ती की प्लेन जो सरफेस है उसका। उसके बाद में क्या है? लेक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व, सारों को पता है, रिलेटिव
वो डेंसिटी। और सैक्रीमीटर क्या करता है, विलियन की शर्करा की मात्रा, विलियन में शर्करा की मात्रा सैक्री, से शर्करा से सैक्री। इसके बाद में अपने बात करते हैं किसकी, कैरोकार्ड की। कैरोकार्ड क्या मेजर करता है कि दिन में प्रकाश की अवधि ज्ञात करना, भी एक दिन में कितने टाइम प्रकाश रहा। इवापोरीमीटर, इवापोरीमीटर मतलब इवापोरेशन का मेजरमेंट करता है, इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण। सोलोमीटर क्या करता है, नमक। ब्राउनोमीटर क्या करता है, नमक की मात्रा ज्ञात करता है। सिलोनीमीटर क्या करता है, नमक की मात्रा। तो ये तीनों देखो नमक के लिए है, कौन, सोलोमीटर, ब्राउनीमीटर और सेलीमीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या करता है, फसल की सतह पर तापमान, फसल की सतह पर। उसके बाद में क्या होता है, क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ ये पौधे की वृद्धि को मेजरमेंट करता है। फिर आयरोमीटर, मृदा की नमी को। अब अगर आप लोगों को तैयारी कर रहे हो सुपरवाइजर के, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कैसे किस तरह फंक्शन करता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा मीटर किसके लिए काम करता है। आपको अगर एक्चुअल में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाओ, और उसके अंदर और भी वीडियोस रखी हुई है जो कि नॉलेज पर्पज़ के लिए है। ये नॉलेज पर्पज़ के लिए नहीं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट और आईसीआर बीएचयू वालों के लिए है, 12th वालों के लिए है, 11th-12th वालों के लिए। ये सिर्फ नंबर लाने के लिए है, क्वालिफाई करने के लिए खुद को। अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज चाहिए, नॉलेज अलग चीज़ हो जाती है और नंबर लेना अलग चीज़ हो जाती है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपने, क्योंकि जहाँ पर नंबर चाहिए होते हैं वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता। फिर वहाँ पे तो एग्रीकल्चर में तो रट्टा मारना पड़ेगा। अब देखो जैसे आईसीआर की स्थापना है वो कब 1929 के अंदर हुई, पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, तो वो याद ही मरना पड़ेगा भाई, डाटा का पूरा पूरा 1929 के अंदर याद करना है। आईआरआई की स्थापना 1905 के अंदर हुई, याद करना पड़ेगा। पहली यूनिवर्सिटी जीबी पंत थी, याद करना पड़ेगा, 1960 के अंदर बनी थी। 1974 के अंदर पहला केवीके बना था, मोहनदास मेहता के, मोहन कुमार मेहता थे, उनकी सिफारिश पे बना था सबसे पहले पांडिचेरी के अंदर। तो इनको याद करना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है इनका। और जब आप प्रैक्टिकल के बारे में बात करोगे तो क्यों याद करोगे भाई, आप या तो वहाँ पर घूम के आओ, तो आपको एक्चुअली याद रहेगा। जहाँ जहाँ आप घूमे होते हो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद हो जाती है। मान लो आप एनडीआरआई करनाल गए, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि एनडीआरआई करनाल है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तुम्हें पता होगा, हाँ उस दिन मैं गया था और हम एनडीआरआई के अंदर गए थे, वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी, वहाँ पे गाय थी, भैंस थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पे ट्रेनिंग चलती थी, कुछ मिल्क प्रोडक्ट बनते थे, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी याद रहेंगी। अब अपने बात कर लेते हैं, अपने मुद्दे से भटकते हुए नहीं, अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो आगे कमेटी के नाम। अब कुछ कमेटियाँ बनी थी, ठीक है। अब कमेटियाँ कैसी थी, पहली कमेटी का नाम है कपास कमेटी, 1921 के अंदर बनी थी। लाख कमेटी 1924 में बनी थी। जूट कमेटी 31 में बनी थी। गन्ना कमेटी 44 में बनी थी। नारियल कमेटी 44 में बनी थी। तो देखो 21 में कपास, 24 में लाख, 31 में जूट, 44 में गन्ना नारियल। ट्रिक बना लो, कोई ट्रिक बना के याद होंगे, वैसे याद नहीं होने की है। फिर 45 में तंबाकू पिया इसने, 47 में इसने तिल कूट लिए, 49 में इसने सुपारी खाई, 58 में इसको मसाले का चस्का लग गया, और 58 में इन्होंने काजू खा करके मज़े से ज़िंदगी काट दी, बुढ़ापा अपना। तो ऐसे याद करो। 21 में क्या था, कपास का गद्दा लिया, फिर कपास में मज़ा नहीं आया तो 24 में इसने क्या करी, लाख की चूड़ियाँ बनवाई अपनी उसी के लिए। फिर 31 के अंदर इसने क्या किया, बोला कि कपास ना ना अब मज़ा नहीं आ रहा, अब जूट के पैरेंगे। फिर जूट के बाद में कहाँ आया, यूपी में आ गया और बोला गन्ना खाऊंगा 1944 के अंदर। फिर 44 के अंदर गन्ना तो बोला ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, नारियल भी चाहिए। बोला सर में लगाने के लिए चाहिए कहीं ना कहीं। फिर 45 में इसने तंबाकू पीना स्टार्ट कर दिया, और 47 में इसने क्या किया, तिल भी कूटे, और फिर 47 सुपारी। उसके बाद इसको सुपारी का चस्का लग गया, फिर इसने मसाले, और मसाले के बाद में क्या किया इसने, काजू। बोला अब तो बुढ़ापा आ गया भाई, काजू खाओ। अब भाई ये देखो, हर वैरायटी की कम से कम आप लोगों को मेन किस्में याद होनी चाहिए, जिसके लिए आपको ये लेकर के आए हैं। बस 4 किए, देखो ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इनका रट्टा भी मार लोगे, रट्टा नहीं मारना लेकिन
रट्टा तो मारना पड़ेगा भाई, वैरायटी का रट्टे के अलावा होता ही नहीं कुछ। चलो देखते हैं। चावल की पूसा सुगंधा 5 और गंगावती सोना, याद कर लोगे। इसमें सबसे बढ़िया सुगंध आती है मक्का की। आपको भाई उसकी कोई मतलब नहीं। ये सवाल बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं कि बताओ कि इसकी मक्के की या चावल की म्यूटेंट वैरायटी बता दो, यानी उत्परिवर्तित वैरायटी बता दो, या फिर ये बता दो वो बता दो। नॉर्मली वो सीधा सवाल पूछता है, बताओ पूसा सुगंधा 5 किसकी वैरायटी है, निम्नलिखित में से किसकी वैरायटी कहते हैं, चावल मक्का सरसों गेहूँ, ये सवाल पूछा जाता है। म्यूटेंट तो बहुत ही मुश्किल पूछता है। या फिर और बाकी जितनी भी चीज़ें अपने बात करते हैं वो बहुत कम चीज़ें पूछता है भाई, ऐसे नहीं पूछता जल्दी से। तो नेक्स्ट सरसों की क्या कह रहा है, शक्तिमान, ब्रिटल 2 और शक्ति। यानी हर वैरायटी की, यानी हर फसल की तुम्हें 10 वैरायटी तो याद करनी पड़ेगी मैन, तब जाके काम चलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ वैरायटी के 1 नंबर 2 नंबर छोड़ दो, नहीं होती भाई इतनी वैरायटी याद, कहाँ तक याद करो। लेकिन आप कोशिश करो कि याद हो जाए। जैसे आप लोग इनकी याद रखो, किस किस की, गेहूं की, यानी ग्रेमिनी कुल की जितनी है सारी, और कमर्शियल पर्पज से जो कि अपने बोलते हैं कैश क्रॉप, और वेजिटेबल्स आ जाएंगी। फिर वेजिटेबल्स में टमाटर हो गया, टमाटर की याद करनी पड़ेगी, बैंगन की याद करनी पड़ेगी, और मिर्च की याद करनी पड़ेगी। और फिर आ जाओ फलों के अंदर, आम की याद करनी पड़ेगी, बेर की याद करनी पड़ेगी, अनार की याद करनी पड़ेगी, और खजूर की याद करनी पड़ेगी, और बेर हो गया, खजूर हो गया, अमरूद की याद करनी पड़ेगी। फिर आ जाओ अपने पुष्प के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, रोज़ की याद करनी पड़ेगी, गेंदे की याद करनी पड़ेगी, और रोज़ हो गया, गेंदा हो गया, मोगरे के भी याद करनी पड़ती है, कभी कभार पूछ लेता है उनकी वैरायटियाँ। और फिर आ जाता है अपने मेडिसिनल प्लांट के अंदर, अश्वगंधा हो गया, और एलोवेरा हो गया, और मोस्टली तो इन्हीं की पूछता है, 2-3 की, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। फिर अपने बात करते हैं सरसों की। ठीक है, सरसों की NRCHB 506 प्रथम फर्स्ट, 501 502 503 इसी की है। पूसा कश्मीरा और महक इसी की है। गेहूं की कौन सी है, पूसा गोल्ड, पूसा विशेष, ऊर्जा, पूर्वा, WH 11/24, K1006 और HD। अब अपने आ जाते हैं किस पे, नीचे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने, रेवोल्यूशन, क्रांति। अब क्रांति में सबसे पहले अपने बात करते हैं कौन सी क्रांति आई थी। अरे ये कौन सा नालायक है जिसे ये नहीं पता कि हरित क्रांति विश्व में कौन लाया था, नॉर्मन ई भाइल साहब बोरलॉग। और इंडिया में कौन से लाए थे, स्वामीनाथन जी। इंद्रधनुष क्रांति नीतीश जी। सुनहरी क्रांति KL चड्डा, सुनहरी बोलते हैं गोल्डन को, इंद्रधनुष बोलते हैं रेनबो को। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सदाबहार एवरग्रीन भारत में कौन लाया था, स्वामीनाथन जी। कुछ क्रांति और रह गई भाई, वो है इसमें नहीं दी हुई। जैसे एक तो झींगा की होती है, प्याज की भी होती है, तिलन की भी होती है, तो वो चीज़ें दी नहीं हुई, वो आप कर लेना, इसमें थोड़ा सा ऐड और करना है आपको अपनी तरफ से। एक होती है भूरी क्रांति होती है, एक होती है रेड क्रांति भी होती है, गुलाबी क्रांति भी होती है झींगा की जो होती है, और ब्लैक क्रांति भी होती है, यानी काली क्रांति होती है, और गोल्डन होगी इसमें अंदर, वाइट भी हो गई, ग्रे भी होती है, धूसर होती है, धूसर क्रांति फर्टिलाइजर्स वगैरह की। तब नेक्स्ट आ जाता है लवण प्रभावित मृदाओं के प्रकार। कितने प्रकार की मृदाएं होती हैं, 3 टाइप की मृदा होती है। कौन कौन सी, पहले लवणीय मृदा होती है, पहले कौन सी होती है, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। सारों ने पढ़ा है 12th क्लास में AG केमिस्ट्री के अंदर। तो इनके अंदर तीनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। पहली जो मृदा होती है लवणीय मृदा, वो क्या होती है, 8.5 से कम, 8.5 से कम वो होता है इसका pH। क्षारीय का क्या होता है, 8.5 से ज़्यादा होता है। और लवणीय क्षारीय का क्या होता है, 8.5 से कम होता है, लेकिन 7 से कम नहीं होता इसका।
यानी ये मीडियम है, दोनों के बीच की ये चीज़ें। एक तो क्या होता है देखो ऐसे, एक तो इधर जा रही है क्षारीय हो गई, एक इधर जा रही है अम्लीय हो गई, नहीं क्षारीय इधर है, लवणीय क्षारीय 8.5 से कम होता है। देखो एक तो होता है 8.5 से ऊपर चला गया 14 तक, वो तो हो गया क्षारीय। 8.5 से पहले लवणीय हो गया, और ये भी थोड़ा सा लवणीय होता है, लेकिन इसमें सोडियम की सोल्युबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब देखते हैं लवणीय के अंदर क्या था, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है 25 डिग्री टेम्परेचर पर डेसिमल पर मीटर, मीटर होता है मोल होता है, अभी बताना आप लोग, ds पर मीटर। इसकी जो होती है वो क्या होती है, 4 से अधिक होती है। इसकी जो क्षारीय मृदा होती है वो 4 से कम होती है। क्षारीय मृदा की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो 4 से कम होती है, और इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो 4 से अधिक होती है। अब इनको देखो याद कैसे करना है। जो लवणीय मृदा है तो उसको याद रखो, पहले में अधिक है 4 से अधिक, तो बाकी दो में कम, इसमें कम है तो आगे दो में अधिक, इसमें अधिक है तो आगे दो में नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें बीच वाले में कम होती है, इस वाले में अधिक हो जाती है। अब देखो जो लवणीय मृदा होती है, सैलाइन सोइल होती है, उसकी जो परत बनती है वो सफ़ेद बनती है, यानी कि कहते हैं ना नमक इकट्ठा हो गया, वो वाली चीज़। क्षारीय मृदा होती है उसमें क्या होता है, काली परत बन जाती है, ब्लैक हो जाती है सोइल, और लवणीय क्षारीय होती है उसकी भूरी हो जाती है। इनका दोनों का मीडियम हो गया बीच का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने जीवाणु जनित बीमारियां, यानी विषाणु जनित वायरस वाली। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले गेहूं में कौन सा होता है, मोजेक स्ट्रिक, वायरल डिजीज का नाम है। मक्का में मोजेक लगता है, जौ में मोजेक और पीला बोना। अरे भाई पीछे क्यों चला जाता है बार बार ये। चलो मक्का है तो मक्का में मोजेक, में से मक्का में से मोजेक। जौ में कौन सा आता है, मोजेक भी आता है, और मक्का में क्या आ रहा है, मोजेक, और जौ में क्या आएगा, येलो मोजेक, और पीला पीला बोना। बाजरा में भी मोजेक आता है। धान का इम्पोर्टेंट क्या याद रखना, टुंग्रो वायरस और ग्रासी स्टंट 2। ज्वार में क्या आता है, येलोइंग। गन्ने में क्या आता है, रेटूनिंग स्टंटिंग। तंबाकू में क्या आता है, लिफ कर्ल या फिर येलो नेट या फिर रिंग स्पॉट। ये सारे वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं, तो ध्यान रखें इनका थोड़ा थोड़ा नहीं है तो याद ही होनी चाहिए, आपने फसल पढ़ी है पूरी की पूरी। तो फिर इसके बाद में बात करते हैं किसकी, मूंगफली में आता है क्लम्प, मोजेक, क्लोरोसिस। अरहर में आता है बंदता, स्ट्राइल मोजेक डिजीज। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं आलू में कौन आता है भाई, आलू में आता है पोटैटो नेक्रोसिस, यानी उत्तकक्षय पोटैटो के अंदर। फिर आता है लिफ रोल सुपर सेवियर मोजेक। और उड़द में आता है, क्या आता है, लिफ क्रिंकल। मिर्च में क्या आता है, लिफ कर्ल मोजेक आता है, या मोजेक आता है लिफ कर्ल आ जाता है। भिंडी में क्या आता है, पीत शीरा मोजेक, येलो लिफ मोजेक आ जाता है। प्याज में क्या आता है, येलो बोना, ये आता है। फिर इसके बाद में अपने बात करते हैं केले में क्या आता है, बनाना स्ट्रीक आता है, मोजेक आता है या बंची टॉप आता है। टमाटर में क्या आता है, पर्णकुंचन आता है, मोजेक आता है, ब्लैक रिंग स्पॉट आता है। पपीते में क्या आता है, लिफ कर्ल आता है या फिर वलय धब्बा यानी कि रिंग स्पॉट आता है या मोजेक आता है। सिट्रस में क्या आता है, ट्री स्टेज आता है या क्विक डिक्लाइन आता है। सैलेड में क्या आता है, मोजेक आता है सरों में, यानी कि सैलेड में कौन आता है, तरकाकड़ी आ गई, खीरा हो गया। अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं नोट में, सभी वायरस रोग का संचरण कीट करते हैं। सारों को पता है वायरस को फैलाता कौन है, कीट, वायरस खुद चल के नहीं जाता। जिनका नियंत्रण कीटनाशी द्वारा कर सकते हैं। वायरस के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि पूछ ले के वायरस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। चलो आगे देखते हैं। अब माइकोप्लाज्मा से कौन कौन सी बीमारी होती है,
डायरेक्ट सवाल पूछेगा भाई, माइकोप्लाज्मा वाला तो पहले भी पूछा हुआ है कि बैंगन में कौन सा होता है छोटी पत्ती दो, धान में कौन सा होता है पीला बोना रोग, गन्ने में होता है ग्रासी सूट, कुसुम में होता है फाइलोडी। अरे वाह, ये फाइलोडी वाला तो बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लगवा लो निशान इसके। फिर तिल में भी फाइलोडी होता है, आलू का पर्पल टॉप, सिट्रस का ग्रीनिंग डिजीज और नारियल का लेथल येलोइंग, ये माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारियां हैं। फिर इसके बाद में जो सूत्रकृमि से होने वाली नेमेटोड। अब नेमेटोड से कौन सी होती है भाई, सबसे पहले है धान का उर्फा रोग, होते बहुत कम है लेकिन ये होती है तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा देती है। अब इसमें देखते हैं, देखो इसका जो रोग कारक है सूत्रकृमि का नाम वो देखो, डाइटिलेंकस अंगस्टस। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से ये नाम पूछ लेगा, इतना खतरनाक नाम। फिर टमाटर का मूल ग्रंथि रोग, रूट नोट, मलाइको गाइना जावानिका। गेहूं का ईयर कोकल का पूछ सकता है भाई, ये सवाल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा। इंग्विना टिट्रिसाई, पादप प्रभावित सुनहरा कृत्रिम गोल्डन नेमेटोड। ठीक है, ये क्या है, हेटेरोडेरा रास्टोचाइनेंसिस, ये भी याद रखें नाम। स्टेम या बल्ब निमेटोड, ये डाइटाइलेंकस। रूट नोड डिजीज क्या होता है, मेलियोडोगाइनी एक्सिगुआ। और पादप प्रभावी बोरोविंग सूत्रकृमि, बोरोविंग, रेडोफोलस सिमिलस। इसके बाद में कवकनाशियों के ट्रेड नेम। अब देखो भाई, फंगिसाइड आ गए और फंगिसाइड के ट्रेड नेम यानी कि किस नाम से मार्केट में बिकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, CuOCl2, इसको बोलते हैं ब्लाइटोक्स या फिर फाइटोनोल। इथाइल मर्करी क्लोराइड, इसे बोलते हैं सेरेसल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मिथोक्सी मिथाइल मैक्रूरी क्लोराइड, एरिटोन एग्लोल बोलते हैं। फिनाइल मर्करी एसीटेट प्लस इथाइल मर्करी क्लोराइड, इसको बोलते हैं एग्रोसान GN। ठीक है, फिर है बेनिलेट, बेनिलेट को क्या बोलते हैं, बिनोमिल। बिनोमिल के बाद में अब देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कार्बेंडाजिम, ये तो पूछा जाता है, इसका बोलते हैं ट्रेड नेम है बाविस्टिन या बेंजामिडाजोल समूह, थायोकार्बोमेट ग्रुप के। मैंकोजेब का भी इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा सा याद रखो। मैंकोजेब को बोलते हैं डाइथेन M45 और जिनेब को बोलते हैं डाइथेन 78, डाइथायोकार्बोनेट ग्रुप के। थायरम का क्या है, सारिसान। जीरम का क्या है, कुमान या जिटोक्स। कैप्टान की बात करते हैं, कैप्टान है उसका नाम है मेरपान। कैराथीन है उसका है डाइनोकैप। प्लांट वैक्स है उसका नाम है ऑक्सीकार्बोक्सिन। वीटावैक्स है उसका नाम है कार्बोक्सिन। मिथेन नाइट्रोजन सोडियम का है वेपाम मेथाम। स्ट्रेप्टोमाइसिन का है एग्रीमाइसिन। ठीक है, इन नामों से बिकते हैं ये। अब देखो वे विभिन्न बीमारियां जो कि संचरित होती है, किस किस से होती है, कौन कौन करता है उनको। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक यही है, ये 20 डिजीज़ पढ़नी है अपने को, इसी के साथ हमारा टाइम भी पूरा हो जाएगा। चलो पहले डिजीज़ देखते हैं कि अरहर का नपुंसकता, स्टरिलिटी होती है, वो माइट से होती है। गेहूं की स्ट्रिक मोजेक, सीधी सी बात है, माइट से होती है। इन्हें होती तो वायरस से है, लेकिन वायरस को फैलाता कौन है, माइट। केले का शीर्ष गुच्छा रोग, बंचिटोप। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, भाई सीधी सी बात है, आप उस कीट का नाम दे देते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्यों दे दिया। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात। पोटैटो लीफ रोल वायरस, ये किसना है, माइजस
परसिकी। टमाटर वाइट फ्लाई से बेमेसिया टेबेसी। भिंडी का पीत शीरा मोजेक बेमेसिया टेबेसी। देखो इधर ये लिख दिया, इधर साइंटिफिक नेम लिख दिया, इधर नॉर्मल नेम लिख दिया। केले का येलो मोजेक है वो भी किससे, वाइट फ्लाई से। पपीते का शीर्ष गुच्छा है वो लीफ होपर से यानी कि टिड्डे से। मक्के का स्ट्रिप विषाणु है वो भी लीफ होपर से। बोना विषाणु है वो भी लीफ होपर से। टुंगरो वायरस है वो भी लीफ होपर से। पीत शीरा है वो सफ़ेद फ्लाई से, वो सफ़ेद फ्लाई क्या, वाइट फ्लाई से। टमाटर का स्पॉटेड विल्ट वायरस है वो थ्रिप्स से। मूंगफली का रोज़सेट वायरस है एफिड से। ठीक है, ये किससे है, एफिड से। और जो मूंगफली का बड़ा नेक्रोसिस है, बड़ नेक्रोसिस है वो थ्रिप्स से। लिफ कर्ल है वो भी थ्रिप्स से। मोजेक जितने भी वो वाइट फ्लाई से होते हैं भाई। बंची टॉप है वो एफिड से। और कपास का पंक्ति संकुचन है वो सफ़ेद फ्लाई है, सफ़ेद फ्लाई से। और पत्ती का मोजेक है वो एफिड से। इसके बाद में अपने चीज़ पढ़ेंगे क्या, मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है मिट्टी के अंदर, नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है, और ये कितनी है, कितनी ज़रूरत होती है मिट्टी में। तो इसके बाद में अपने टॉपिक क्या है, पहला तो आएगा मृदा की उपलब्धता, मात्रा। फिर जलवायु का वर्गीकरण, वर्गीकरण आएगा जलवायु का, और ट्रोल के अकॉर्डिंग और कोपेन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हुआ था। और उसके बाद में कीटों का नियंत्रण, और उसके बाद में आवश्यक पोषक तत्वों की खोज करता कि कौन से की खोज किसने की थी, पूछ लेता है कई बार। और फिर मृदा कणों का वर्गीकरण, मोटी बालू का साइज कितना होता है और वो कितना होता है। फिर ब्रांच के बारे में बात करेंगे, कौन सी ब्रांच किसके बारे में बात करते। तो चलो आज यहीं विदा लेते हैं, इसी के साथ कि हमारा ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। साथ में क्या करो, चलो अपने अभी 3 मिनट बची हुई है, तो अपने बात करते हैं कि हम याद करें तो करें कैसे, है भाई, याद करें तो करें कैसे। तो याद करने का तरीका ये है, लिख लिख के याद करो जितना हो सके, और राजस्थान जीके को भी साथ लेके चलो, और हिंदी को भी ऐसे भूलो मत, क्योंकि अगर हिंदी को भूलोगे वो सिलेक्शन नहीं लेने होने देगी तुम्हारा, अगर भूल जाओगे तो उसे। आपको लगता है बिल्कुल आसान है हिंदी, लेकिन उसको साथ लेके ज़रूर चलो। और बताओ आप लोग को क्या भाई आगे, अगर सुपरवाइज़र, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात कहता हूँ कि सभी को, कि अगर आपने एग्रीकल्चर ली है तो उसमें नॉलेज हमेशा लें, कि नॉलेज के बिना कुछ नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नौकरी भी क्या करोगे भाई। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की अगर बात करें तो मैं अपना बताता हूँ। देखो क्या है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर लो, या फिर मैंने जितनों से भी पूछा उन्होंने यही बताया है कि आप जॉब किसी में लगोगे, और गवर्नमेंट है वो काम आपको किसी का करवाएगी। मान लो आप एडीओ बन गए, बड़ी पोस्ट है एडीओ की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो आपका कभी ट्रांसफ़र होगा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कर देंगे, कभी कोई से डिपार्टमेंट में, कभी कोई से डिपार्टमेंट में, कभी कोई से डिपार्टमेंट में। तो उससे होगा क्या, आपको एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं रहोगे। जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हो वो क्या मतलब उसका, आप मान लो एंटो के स्टूडेंट हो, एंटोमोलॉजी के, तो आपको भेज देंगे फिशरी वाले डिपार्टमेंट में। वहाँ क्या करे वो आदमी, फिशरी वाले में एंटो का क्या काम। या फिर एंटो वाले को भेज देंगे, या फिर ब्रीडिंग वाले को भेज देंगे किसी और के अंदर। तो एग्रीकल्चर ली है तो मैं कहता हूँ कि किसान को या फिर स्टूडेंट को खेती के अंदर आना चाहिए बिल्कुल। अगर किसान स्टूडेंट जो नई नई नॉलेज लेकर के गेन अपने अंदर नॉलेज ले रहा है, लेकिन वो ही खेती के अंदर नहीं आ रहा, तो फिर ये देश को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता आगे के टाइम पे। तो मैं कहता हूँ कि भाई किसी की नौकरी करने से अच्छा खुद का बिजनेस करो। और अगर आपको चाहिए नॉलेज इन चीज़ों के बारे में तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस चीज़ों के बारे में सीखना है। और मैं बाकी रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ कि आपको नॉलेज देने के लिए भी
क्या चीज़ें हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और क्या हमें करनी चाहिए एक्चुअल में। तो इसी के साथ हमारा टाइम पूरा हो गया और हम करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। और आपको बताओ एक बार कमेंट में कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। तो इसी के साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और आपको जैसे भी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, अदरवाइज़ रहने दें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज है वो शेयर करने से, बांटने से बढ़ती है, न कि हम अपने पास रखने से। अब कभी भी देख लेना कि अगर आप क्या करोगे कि नॉलेज को ऐसे इकट्ठा ऐसे चाहोगे कि मैं इसको अपने पास रख लूँ, तो आपके पास कभी नहीं रहेगी। ये याद रखना हमेशा। होता क्या है, आप जितनी नॉलेज को खुला छोड़ते हो, जितना बांटने की कोशिश करते हो, सेपरेट करने की कोशिश करते हो, वो आपके माइंड में ज़्यादा रहती है। आपने आज ये चीज़ पढ़ी, किसी ऐसे को पकड़ो जिसको आता नहीं, पकड़ के पढ़ा दो उसे, आपको याद हो जाएगी 101%। और आप ऐसा चाहोगे कि नहीं यार, क्या किसी को बताना नहीं मैंने क्या पढ़ा है आज, तो वो चीज़ याद नहीं रहेगी कभी। बिल्कुल, आप कह दो कि भाई तू भी पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, जिसका होना होगा तुम्हारी किस्मत में होगा, तुम्हें नौकरी लग जाएगी। क्या तुम सोचते हो कि मेहनत करने वाली नौकरी लगते हैं? किस्मत भी कोई चीज़ होती है, जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो उसको अपने आप मिल जाती है। तो आप किसी को वंचित मत रखो। आप तो पढ़ रहे हो, दूसरे को भी कहो भी हाँ भाई मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। और बाकी अब तो कोर्स भी बहुत लोगों ने सस्ते कर रखे हैं, बहुत सस्ते सस्ते कोर्स कर रखे हैं। आप ऑफलाइन जाओगे तो महंगे पड़ेंगे, ऑनलाइन तो सस्ते पड़ रखे हैं, कर सकते हो। और यहाँ तो आप फ्री में पढ़ ही रहे हो। तो धन्यवाद, इसी के साथ विदा लेते हैं, टाइम भी एक्स्ट्रा हो गया। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।